पिक्चर चालू करो बे। लोकतंत्र में परिष्कार की प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। चुनाव आयोग यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रशंसनीय काम कर रहा है। देश के सभी राजनीतिक दलों को समर्थन करना चाहिए। देखिए, वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना सिर्फ जी, पहली बात तो ये गीदड़ भपकी नहीं है, ये शेर की दहाड़ है। चुनाव आयोग कान खोलकर सुन ले। तो क्या नाचो मैं? आप प्रजातंत्र का बहिष्कार करते रहोगे और हम मौन साधे बैठे रहेंगे? कान खोलकर सुन लीजिए। सिर्फ सत्ताधारी राजनीतिक दलों को तकलीफ नहीं हो रही चुनाव आयोग के अनैतिक निर्णयों से, अनैतिक कथनों से, अनैतिक कृतित्वों से। इसका अर्थ ये कि ये और चुनाव आयोग मिलकर इस प्रजातंत्र के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं। अच्छा, प्रमुख राजनीतिक दल है और आरजेडी वहां का प्रमुख राजनीतिक दल है, सत्ता के लिए प्रमुख दावेदार भी है। अगर वो ये कहता है कि चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे तो इससे पूरे इलेक्शन की लेजिटिमेसी खत्म हो जाएगी। आप चुनाव करा लीजिए, विपक्ष अगर इसमें हिस्सा नहीं लेता आप सरकार बना लीजिए, तो सरकार की लेजिटिमेसी क्या रहेगी? और वैसे ही चुनाव को लेकर ये कहा जा रहा है कि भाई अब तो लोकतंत्र इसलिए क्योंकि चुनाव होते 5 साल के बाद। अगर ये जिद है कि विपक्ष हिस्सा नहीं लेगा तो भी चुनाव कराएंगे, तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र एक बहुत बड़े संकट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और लगभग 1977 वाली स्थिति पैदा हो रही है इस देश के अंदर। बिहार में होने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन द्वारा चुनाव बहिष्कार की खबरों ने सियासत में हलचल मचा दी है। सवाल उठता है कि अगर प्रमुख विपक्षी दल चुनावी प्रक्रिया से दूरी बनाता है तो इससे लोकतंत्र और मतदाता की भूमिका पर क्या असर पड़ेगा? क्या यह निर्णय जनता की आवाज को दबाने जैसा होगा या फिर एक राजनीतिक कदम? इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के तर्कों के साथ गर्म बहस जारी है। आज के डिबेट में भी आशुतोष, अभय दुबे और राकेश सिन्हा के साथ मजेदार चर्चा हुई। वीडियो बहुत ही मजेदार रहने वाली, वीडियो आखिर तक जरूर से देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। ये जो बहिष्कार की बात आप कर रहे हैं, इस पर आपको पता है जेडीयू, बीजेपी, सारे सत्ता पक्ष वाले लोग कह रहे हैं कि डर गए, अभी से हार के बहाने बनाने लगे। शक्ति यादव, लोकतांत्रिक तरीके से आप विरोध जता सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाइए, चुनाव आयोग जाइए, विरोध प्रदर्शन करिए, काले कपड़े पहनिए, असेंबली में उठाइए, संसद में उठाइए, लेकिन बहिष्कार से हासिल क्या होगा? आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव तो रुकने वाला है नहीं। देखिए, हमने आपको पता है एक टर्म होता है अनअपोज्ड। सुन लीजिए, अनअपोज्ड आपको पता है ना, सारे के सारे उम्मीदवार जीत जाएंगे उनके अनअपोज्ड। आप लोग क्या करेंगे बहिष्कार करके? आप ये वहम है आप लोगों का। हम लोगों ने जिन बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि हमारे ऑप्शन ओपन है। हाँ। चुनाव बिहार में डरी हुई सत्ता प्रतिष्ठान है जो कभी भी जीत के इस बार आने वाली नहीं है किसी कीमत पर। जनता के मियाँ, जनता में जो आक्रोश है ना, वो आक्रोश दिख रहा है और इनके चेहरे पे डर भी दिख रहा है। हम लोगों ने उनके अधिकार के संरक्षण के लिए ये सवालों को, अपने कर्तव्यों को यहाँ पर निर्धारित किया है। ऐसा नहीं कि चुनाव रुक नहीं जाएगा। शक्ति यादव, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, आप नहीं लड़ेंगे तो चुनाव रुक थोड़ी जाएगा, वो तो होगा। शक्ति भाई बिल्कुल एक सेकंड रुकेगा। राकेश सिन्हा, राकेश जी, चुनाव की क्या रह जाएगी क्रेडिबिलिटी अगर विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया? राकेश जी, और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में। राकेश जी, देखिए, विपक्ष अपनी विश्वसनीयता को बार बार कम कर रहा है। इसका एक बड़ा कारण है कि लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार कोई सामान्य अधिकार नहीं होता। किसी विदेशी को, किसी पागल को, किसी दिवालियों को अधिकार नहीं दिया जाता है, किसी मृत व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया जाता है। जब चुनाव होता है तो जो नागरिक होते हैं, जो मतदाता होते हैं, वो चुनते हैं। विधानसभा में 2000 से लेकर 10,000 के वोट तक में फैसले होते हैं। साधारणतया 200-400 वोटों से मतों का फैसला होता है। आप कल्पना कीजिए, मानक जी, हम और आप चुनाव लड़ रहे हैं, उस चुनाव क्षेत्र में 10,000 लोग ऐसे हैं जो मृत हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम है, और दलील देने वाले कौन है? राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं। वो कहते हैं नहीं, चुनाव आयोग गलत कर रहा है। अगर चुनाव आयोग यह प्रक्रिया नहीं जारी करती तो इतने लाखों लोग जो मृत थे वे वोटर लिस्ट में विद्यमान थे। एक दूसरा, जिन लोगों का एक पता होता है, देखिए लोकतंत्र में बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि आप किस कॉन्स्टिट्यूंसी से मतदान करते हैं। आप जिस जगह का आपने एड्रेस दिया वहां पर आप अनुपस्थित हैं, आपके लिए बताने वाला कोई नहीं है। देखिए, आप जो लोग, कभी शक्ति जी बता रहे थे कि जो बाहर रहते हैं, मैं दिल्ली में हूं, यदि मेरा नाम है तो मेरा तो घर का कोई नहीं होगा, कोई मेरा पड़ोसी होगा, मुझे खबर करेगा। यह तो समय पोस्ट कार्ड लिखने का समय नहीं है। ये पूरी रोज टीवी पर डिबेट हो रहा है। यदि मैं इतना भी कोशिश नहीं करूं कि मैं यदि बेंगलोर में रह रहा हूं, मुंबई में रह रहा हूं, असम में रह रहा हूं और एक ऑनलाइन मैं कुछ नहीं कर सकता हूं या मैं कोई पेपर नहीं भेज सकता हूं, तो आप मतदाता होने लायक नहीं है। यदि आप आधार कार्ड बनाने के लिए सारे पेपर देते हैं, नहीं, मैं एकदम ऐसा कहूंगा, बनने लायक ही नहीं है, प्लीज ऐसे मत, ये कहना गलत है। देखिए, मैं गरीब अमीर की गरीब लोग ज्यादा सतर्क होते हैं। मैं बता रहा हूं, दिल्ली के वो वोटर जाकर वोट देते हैं, जो अमीर हैं शायद नहीं जाते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं जाते हैं। इसलिए गरीबों की बात मत कीजिए, गरीबों का मैं रहनुमाई कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपको इसमें समाधान के लिए सकारात्मक सुझाव दीजिए। 3 बातें मैं मानक जी से पूछना चाहता हूं। जो लोग अपने स्थान पर नहीं है, जिनका कोई पता ठिकाना नहीं है, हम सामुदायिक जीवन में रहते हैं, ये शहरों की बात नहीं है, गांव में सामुदायिक जीवन में रहते हैं, जहां लोग बताते हैं कि मानक जी का यहाँ घर है, इनके दादाजी का ये नाम था, इनके पिताजी का यह नाम है, इनके भाई ये हैं। ये सामुदायिक जीवन है। ये कोई चुनाव आयोग की हवा में बात नहीं कर रही है।
तो आप क्या चाहते हैं कि मृत लोगों को वोटर लिस्ट में रखा जाए? आप वो चाहते हैं कि जो लोग उस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं रह रहे हैं उनको वोटर लिस्ट में रखा जाए? आप मानक गुप्ता जी, पहली बात तो ये गीदड़ भपकी नहीं है, ये शेर की दहाड़ है। चुनाव आयोग कान खोलकर सुन ले। आप प्रजातंत्र का बहिष्कार करते रहोगे और हम मौन साधे बैठे रहेंगे? कान खोलकर सुन लीजिए। सिर्फ सत्ताधारी राजनीतिक दलों को तकलीफ नहीं हो रही चुनाव आयोग के अनैतिक निर्णयों से, अनैतिक कथनों से, अनैतिक कृतित्वों से। इसका अर्थ यह है कि ये और चुनाव आयोग मिलकर इस प्रजातंत्र के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं। पहली मीटिंग हुई, सारे प्रतिपक्षी दल के लोग गए, बगैर कोई दस्तावेजी प्रमाण के चुनाव आयोग ने कह दिया मैं 20% वोट काटेंगे हर हाल में। किसी को तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि ये लगता है सूची दे चुके थे कि किनके वोट काटने। फिर उन्होंने कहा कि साहब जो मजदूर वहां से चले गए वही वोट रजिस्टर करा ले। ये सुझाव प्रधानमंत्री को दिया क्या? दिल्ली में रहकर अहमदाबाद में वोट करते हैं? है हिम्मत क्या चुनाव आयुक्त महोदय? जो मजदूरी करने गए, जो ई श्रम पोर्टल पर 2 करोड़ 90 लाख रजिस्टर्ड है और सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया है कि इनकी असली संख्या 3 करोड़ 45 लाख है जो लगातार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। फिर एक विज्ञापन दे दिया कि कोई पेपर की जरूरत नहीं, बगैर पेपर के फॉर्म भर लीजिए। फिर स्पष्टीकरण देने लगे उस पर भी। फिर कहते हैं अभी चुनाव आयोग बेशर्मी से विदेशी नागरिक, ये कल की प्रेस रिलीज है चुनाव आयुक्त महोदय, एक बता दीजिए, नहीं तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा झेलिए। अगर आप पनाह दे रहे हैं रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को, इसकी आड़ में मतलब आप छुपा रहे हैं उनके नाम, बताइए ना। इसमें बोलते हैं इतने लोग मर गए, इतने लोग डबल एंट्री है। अरे सॉफ्टवेयर आ गए आजकल तो 3 सेकंड में पता लग जाएगा अगर डबल एंट्री होगी तो। और ये CRS क्या है भैया? रजिस्ट्रेशन होता है ना आपकी राज्य सरकार में मृत्यु हुए लोगों का, उनकी आत्माएं आ जाएगी तुम्हारे घर अगर झूठ बोला तो। जारी करो लिस्ट। अच्छा चलिए, चुनाव आयुक्त से पूछिए कि प्रमाण पत्र दो मृत्यु के जिनको तुमने सिद्ध कर दिया कि मर गए। ये प्रमाण पत्र, एक मिनट, लोगों से तो एक मिनट, लोगों से मांगते हो प्रमाण पत्र। अब मैं दूसरी बात, बड़ी बात करना चाहता हूं आपसे। ये देखिए, इस 11 दस्तावेजों की सूची दी चुनाव आयोग ने, ये कि कोई राज्य सरकार अगर उनको कोई किसी प्रकार का सर्टिफिकेट देगी, एनी आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लोकल अथॉरिटीज और स्टेट गवर्नमेंट्स। ये राज्य की सरकार ने इसी शपथ पत्र में पेज नंबर 39 पर बिहार राज्य की सरकार का डेटा दिया है कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम 2011 टू 25 13 करोड़ 98 लाख 14 करोड़ लोगों के घर के सर्टिफिकेट दिए। ये फर्जी है चुनाव आयुक्त महोदय? तुम्हारे BLO क्या कहा? घर घर जाएंगे। मैं चुनौती देता हूं, मैं बिहार का इंचार्ज हूं, 10% भी लोगों के घर नहीं गए। और BLO का इंटरव्यू कीजिए, क्या कहते हैं वो? अरे साहब इतना अधिक दबाव है, क्या करेंगे? कमरे में अबे जी सुनिए ना, इसमें कुछ सीरियसनेस भी आप देखते हैं आशुतोष? नहीं, देखिए मानक, अगर कोई भी राजनीतिक दल जो प्रमुख राजनीतिक दल है और आरजेडी वहां का प्रमुख राजनीतिक दल है, सत्ता के लिए एक प्रमुख दावेदार भी है, अगर वो ये कहता है कि चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे तो इससे पूरे इलेक्शन की लेजिटिमेसी खत्म हो जाएगी। आप चुनाव करा लीजिए, विपक्ष अगर इसमें हिस्सा नहीं लेता, सरकार बना लीजिए, तो सरकार की लेजिटिमेसी क्या रहेगी? और वैसे ही चुनाव को लेकर यह कहा जा रहा कि भाई अब तो लोकतंत्र इसलिए क्योंकि यहां चुनाव होते 5 साल के बाद। अगर यह जिद है कि विपक्ष हिस्सा नहीं लेगा तो भी चुनाव कराएंगे, तो मुझे लगता है कि यह लोकतंत्र एक बहुत बड़े संकट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और लगभग 1977 वाली स्थिति पैदा हो रही है इस देश के अंदर। अगर जो लोग ये सोचते हैं कि मामला सिर्फ बिहार में आकर रुक जाएगा तो बड़े गलतफहमी का शिकार है। ये सिर्फ बिहार तक नहीं रुकेगा, ये तमिलनाडु तक जाएगा। और अगर समूचे विपक्ष ने अगर इस देश के अंदर ये तय कर लिया कि वो चुनाव आयोग की मनमानी के खिलाफ वो चुनाव में हिस्सेदारी नहीं लेंगे, और ये अगर लोगों के मन में भर गया कि चुनाव तो लूटा जा रहा है, तो फिर आप समझ लीजिए लोकतंत्र कितने बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए मेरा मानना यह है कि इस तरीके की बातें जो हैं, इस पर इलेक्शन कमीशन को बैठकर गौर करना चाहिए। और ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो लगातार बहुत ही डिफाइंड एटीट्यूड है, ये वाकई में लोकतंत्र के लिए बड़े खतरे की बात है। मैं 2-3 चीज आपको बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट इस देश के अंदर संविधान की गार्जियन मानी जाती है, अभिभावक मानी जाती है, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वो अंतिम चीज मानी जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि भाई आपको सिटीजनशिप तय करने का अधिकार नहीं है, और एक बार नहीं, इस बार कहा 1995 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर आ चुका है, जब उस वक्त 1994 में इसी तरीके का एक सर्कुलर निकाल के इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि उनको सिटीजनशिप नापने का अधिकार है, तब भी सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट तौर पर कहा कि आपको सिटीजनशिप जांच करने का अधिकार नहीं है। अब ये इलेक्शन कमीशन क्यों इसको इंसिस्ट कर रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि 71 लाख लोग मौजूदा इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, अगर मैं इनकी डेट को मानूं, मैं तो नहीं मानता कि इनके डेटा सही है। तो अभी फरवरी के अंदर जो अपडेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल हुआ था, इसमें मतलब 71 लाख गैर कानूनी लोग उस लिस्ट में थे। अगर थे तो वो तमाम अधिकारियों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई होनी जा रही है? उन हजारों BLOs के खिलाफ, उन हजारों SDMs के खिलाफ कितने लोगों की नौकरी जाने वाली, कितने लोग सस्पेंड होने वाले हैं? इसका मतलब यह कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, और इसका मतलब यह है कि 71 लाख लोगों ने गलत तरीके से लोकसभा के चुनाव में वोट डाला था, और अगर वो डाला था तो पूरा का पूरा चुनाव इनवैलिड है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो तर्क देना बहुत अच्छी बात है। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, अभी तो सिर्फ फॉर्म जमा हो रहे हैं। आपके राजीव रंजन जी लगातार दुनिया को दिखा रहे हैं कि वहां पे बिहार के अंदर क्या हो रहा है। अभी सिर्फ फॉर्म जमा हो रहे हैं।
आपने उन फॉर्म का परीक्षण अभी होना बाकी है। उन फॉर्म में जो सर्टिफिकेट्स दिए गए उनका परीक्षण होना बाकी है। बिना परीक्षण किए आप एक कोई भी डेटा ऐसा हवा में फेंक देते हैं कि इतने लोग इतने लोग फालतू ही है। ये जो स्थिति बन रही है ये ठीक स्थिति नहीं बन रही है। ओके